हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग एनसीएल स्टाफ नर्स का आपका जो अपकमिंग एग्जाम रहने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बहुत जल्द हम इसके एनसीएल स्टाफ नर्स की क्लास के जो है वो अब हमने जो सीरीज वापस शुरू की थी उसमें हम इस सीरीज में, ठीक है, वैसे बाकी बहुत सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, लाइव भी हो रही है, मैराथन भी हो रही है, लेकिन इस सीरीज के हम बहुत जल्द 50 क्लासेस कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हमने जो है वो पेपर सॉल्यूशन भी किए हैं। उसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पढ़े हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और हाँ, क्लास को आप देखते हो तो आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग की क्या आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, याद रखिए ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आंसर करिएगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, एक चीज को छोड़ के। आंसर करिएगा। तभी आंसर करिएगा। क्लास को एक बार शेयर भी करना है और साथ में आंसर्स भी करना है। तो देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमें उसमें क्या होता है, हाइजीन मेंटेन करनी होती है। अंडर कुक्ड जो भी फूड होते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। जो बहुत टाइम से बाहर पड़ा हुआ है उसमें क्या होता है, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस वजह से ऐसी चीज को आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का सवाल पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ स्प्रे कैट। बिल्कुल, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जो इन्फेक्शन है वो कैट से फैलता है, आपने सुना होगा। तो ऐसे चीजों में आपको दूर रहना है, अदरवाइज ये फीटस पे भी बुरा असर डालता है। तो ये तो सही बात है। अवॉइड अनपास्चुराइज्ड मिल्क, यानी कि पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे वो उसको गर्म करते हैं फिर ठंडा किया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप अनपास्चुराइज्ड मिल्क का यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि एनिमल से आता है तो एनिमल में हो सकता है वो प्रेजेंट हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सही बात है। नेक्स्ट, अवॉइड अनकुक्ड फूड मीट, यानी कि अनकुक्ड मीट जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं इनको अनकुक्ड मीट नहीं लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बाय अवॉइड रेफ्रिजरेटर सी फूड, तो ये जो है वो आंसर नहीं होगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस के प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एक्सेप्ट पूछा था, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको अवॉइड करनी है, तो आप जो है वो इस इंफेक्शन से बच सकते हो। क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इंफेक्शन अगर होता है तो ये बच्चे के लिए भी नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पेरिनियल लेजरेशन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पेरिनियल लेसरेशन आपको पता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, यानी कि बेबी की डिलीवरी सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की और फोर्थ स्टेज इज ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जब स्टार्ट होता है, जब बेबी की क्राउनिंग हो जाती है, यानी कि वल्वल आउटलेट पे उसका माउथ दिखता है या प्रेजेंटिंग पार्ट हेड जो होता है वो, ठीक है। तो उसके जस्ट बिफोर क्या होता है, क्राउनिंग के जस्ट पहले हम क्या करते हैं, एपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्या कि लेसरेशन ना हो, टियरिंग ना हो। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है कि पेरिनियल लेसरेशन ड्यूरिंग स्टेज ऑफ लेबर कैन बी प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे, एक को छोड़ के। तो आंसर करिएगा क्या ऑप्शन यहाँ पर एक्सेप्ट है और क्या आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है एवरीवन।
सभी आंसर करिएगा, क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करते रहिए। सो देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिलीवरी हेड ऑफ बाय अर्ली एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अर्ली एक्सटेंशन से अगर बेबी की डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, यानी कि जल्दी डिलीवरी हो गई, आपने एपिजियोटोमी परफॉर्म नहीं करी, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अर्ली यानी कि जल्दी एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, बेबी की डिलीवरी जो है वो एक्सटेंड, क्योंकि बेबी की डिलीवरी का प्रोसेस जब होता है, बेबी वल्वल आउटलेट पर आ जाता है, उसके बाद में फास्ट प्रोसेस होता है, उसमें प्रॉपर मैनेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो ऑफकोर्स टीयरिंग लेसरेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। अवॉइड स्पॉन्टेनियस फोर्सेबल डिलीवरी ऑफ द हेड, बिल्कुल सही बात है। अगर आप फोर्स किसी भी फोर्सेप का यूज करते हैं या फोर्सफुली डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज ये भी लेसरेशन के चांसेस होते हैं। तो ये बात सही है। सी ऑप्शन है डिलीवरी हेड इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिलीवरी जब पुश कब करना है, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जब हेड की डिलीवरी कराते हैं तो लेसरेशन से बच सकते हैं। परफॉर्म टाइमली एपिजियोटोमी, बिल्कुल बिफोर क्राउनिंग हम एपिजियोटोमी हमें परफॉर्म करना है। मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी होती है, और एपिजियोटोमी करने का पर्पस ही यही है कि लेजरेशन ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके, प्लस जो लेडी है उसमें टीयरिंग सेंसेशन भी ना हो, इसके लिए ही एपिजियोटोमी करते हैं। तो यहाँ पे अर्ली एक्सटेंशन अगर हेड की डिलीवरी कराते हैं तो ये इंडिकेटेड नहीं है लेसरेशन के प्रिवेंशन। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट आईसीटी इन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमन विथ RH पॉजिटिव हस्बैंड इज, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो आप आंसर करते रहिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है, लेकिन कौन सी स्थिति में, जब इनडायरेक्ट कुम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसका पर्पस यही होता है कि हम इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट से ये पता लगाते हैं, क्योंकि RH नेगेटिव मदर में ही हम करते हैं, क्लियर है। तो उससे ये पता लगाते हैं कि जो मैटरनल आरबीसी है, ठीक है, मैटरनल आरबीसी जो है वो फीटल आरबीसी के लिए कोई ऐसा एंटीजन तो तैयार नहीं कर रही है जिसकी वजह से हीमोलाइटिक डिजीज आगे जाके हो सकती है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट RH नेगेटिव मदर में करते हैं, और प्रिवेंशन के तौर पे हम एंटीडी जो होता है, रोगाम जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको लगाते हैं, 26 से 28 वीक के आसपास इसको लगाया जाता है, और आफ्टर डिलीवरी भी विद इन 72 आवर्स में रोगाम को लगाते हैं। अगर एबॉर्शन हो जाता है, RH नेगेटिव मदर है, तो भी इसको लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पॉजिटिव रहा, ठीक है, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में हीमोलाइटिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे यही है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, जो मैटरनल ब्लड से चेक किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई IgG एंटीबॉडी तो नहीं बन रहा है फीटल आरबीसी के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। तो चलिए आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन। क्यों लगाते हैं मैंने बता दिया आपको, डिटेक्ट फीटल IgG नहीं, फीटल्स की तो कैसे देखोगे आप, फीटल्स के लिए तो फीटल्स का ब्लड लेना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इनडायरेक्ट करते हैं क्योंकि मैटरनल्स, क्योंकि रिस्क होता है बच्चे का ब्लड लेना, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि डिटेक्ट मैटरनल IgG एंटीबॉडी, बिल्कुल मैटरनल, क्योंकि यही IgG एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, आपको पता है, इसीलिए हम मैटरनल IgG एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टू डिटरमाइन फीटल ब्लड ग्रुप नहीं, इसी से पता लगा देते हैं कि फीटस का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये पता लग जाता है जब मैटरनल ब्लड लेते हैं, उसी टाइम पे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में ही पता कर देते हैं कि RH फीटस जो है वो RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू एस्टिमेट द डोज ऑफ एंटीडी गामा ग्लोबुलिन, ये लगाते हैं इस टेस्ट के बाद में, आजकल तो लगा ही देते हैं, RH नेगेटिव मदर होता है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में और आफ्टर डिलीवरी, और अगर अबॉर्शन हुआ है तो भी लगाया जाता है, ठीक है, ताकि आने वाली डिलीवरी को भी हम अभी से जो है वो
उसके एंटीबॉडी तैयार रखते हैं ताकि हीमोलाइटिक डिजीज होने के चांसेस ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोफिजिकल प्रिडिक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर। बायो फिजिकल प्रिडिक्टेबल कौन सा नहीं है प्री मेच्योर डिलीवरी या बिफोर 37 वीक अगर डिलीवरी हो रही है तो ऐसी सिचुएशंस। ए ऑप्शन है फाइब्रिनोएक्टिन इन सर्वाइकोवजाइनल डिस्चार्ज जो है वो मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml बिटवीन 24 टू 34 वीक, सॉरी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 4 आवर, सर्वाइकल इफेसमेंट मोर देन 80% या सर्वाइकल लेंथ मोर देन 30 mm। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। और हाँ, क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज पूछी गई है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके अंदर प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं। बायोफिजिकल इंडिकेटर प्री टर्म लेबर का मतलब होता है 37 वीक से पहले जो है वो डिलीवरी हो जाना। अब ये पता लगाना, बायोफिजिकल मार्कर पता लगाना क्यों जरूरी है? तो इसीलिए जरूरी है कि अगर सस्पेक्टेड है, अगर आप बायोफिजिकल मार्कर चेक कर रहे हो और आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिले, आपको पता है फाइब्रिनोजन देखा जाता है क्योंकि लंग्स की मेच्योरिटी के लिए वगैरह, अगर आपको अर्ली इसका पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें प्री मेच्योर डिलीवरी का पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, प्रिवेंशन टोकोलाइटिक दे सकते हो, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आप कर सकते हो, इस वजह से ये देखा जाता है बायोफिजिकल मार्कर, जिसमें देखिए फाइब्रिनोएक्टिन इन सर्वाइकोवजाइनल डिस्चार्ज में फाइब्रिनोएक्टिन अगर 50 नैनोग्राम से ज्यादा आ रहा है 24 वीक से लगा के 34 वीक के अंदर, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई बिफोर 37 वीक, क्योंकि फाइब्रिनोएक्टिन जो है वो इसका रेशियो अगर सर्वाइकोवजाइनल डिस्चार्ज में ज्यादा है तो ये चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहे हैं हर 4 घंटे में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं अगर प्री मेच्योर है या फिर प्री टर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अगर सर्वाइकल इफेसमेंट 80% है तो भी चांसेस होते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सर्वाइकल लेंथ अगर मोर देन 30 mm है, ग्रेटर देन 30 mm, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होगी, टर्म डिलीवरी हो सकती है लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉजिटिव फाइब्रिनोएक्टिन टेस्ट, सर्वाइकल इफेसमेंट ज्यादा है प्लस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बाकी इसमें नहीं हो सकती। सर्वाइकल लेंथ मोर देन ग्रेटर देन 30 mm है तो इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ एंडोमेट्रियल साइकिल। एक यूट्राइन साइकिल होता है, एक जो होता है वो ओवेरियन साइकिल होता है, इसी यूट्राइन साइकिल को हम एंडोमेट्रियल साइकिल भी बोलते हैं। बताइए क्या आंसर है? तो देखिए सिंपल सी बात है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है यूट्राइन साइकिल, यूटेराइन साइकिल होता है, दूसरा होता है ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, ठीक है। यूट्राइन साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस होती हैं, ठीक है, इसके अंदर यूट्राइन साइकिल में क्या होता है कि आपके जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है जिसको आप लूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीनों साइकिल जो होती है वो यूट्राइन साइकिल के अंदर आती है। ओवेरियन साइकिल में सिर्फ एक ही साइकिल चलता है जिसको हम फॉलिक्यूलर साइकिल बोलते हैं, यानी कि जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, पहला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 1 to 4 या 5 डेज आप लिख सकते हो, 5 डेज होता है। सेकेंड होता है विच इज प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज को ही हम जो है वो फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे चलती है। प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है वो यूट्रस में चलेगी, ठीक है ना, और फॉलिकुलर फेज जो होती है वो किस में चलती है? ओवेरी में चलती है, क्योंकि जिस टाइम पे यूट्रस प्रिपेयर हो रहा होता है, वापस से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, वापस से हार्मोन का लेवल बढ़ता है, सेम टाइम पे फॉलिकुलर बनते हैं ओवेरी के अंदर,
ठीक है, तो ये दोनों सेम टाइम में चलती है, याद रखिएगा 6 to 13 डेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है आपका जो ओवुलेशन फेज बोल सकते हैं आप, या ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेशन वाली फेज होती है, आपको पता है 14वें दिन ओवुलेशन होता है, एलएच सर्ज होता है और ओवुलेशन कंडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वाली लास्ट होता है सिक्रीटरी फेज, इसको हम लूडियल फेज भी बोलते हैं। सिक्रीटरी फेज जो होती है ये आगे के जो दिन होते हैं, यानी कि 15 दिन से लगा के जो 28 डेज वाला जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी या फिर लूटियल फेज हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि देखिए कि नॉट एंडोमेट्रियल फेज, यानी कि एंडोमेट्रियल फेज को साइकिल को ही हम यूट्राइन साइकिल भी बोलते हैं, जो यूट्रस में चलती है। तो देखिए प्रोलिफरेटिव फेज, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में वापस से यूट्रस जो है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो ये तो सही बात है, यूट्रस की यूट्राइन साइकिल की फेज है। सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ये तीनों के तीनों फेज जो होती है वो यूटेराइन फेज है, यूट्राइन साइकिल की। लेकिन फॉलिकुलर फेज जो होती है ये ओवेरी में होता है, क्योंकि फॉलिकल कहां पे बनते हैं, ओवेरी में बनते हैं, इस वजह से यहाँ पे ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वार्निंग साइन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आज एक्सेप्ट वाले सवाल शायद ज्यादा आ रहे हैं, आंसर करिएगा, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। वार्निंग साइन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आंसर करिएगा, वार्निंग साइन क्या होते हैं रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। चलिए सभी बच्चे आंसर करिएगा, और हाँ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, शेयर नहीं करते हो आप, सभी आंसर करें और शेयर करें। तो देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं ओसीपी, ठीक है, ओसीपी जो पिल होती हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है उसका कॉमन कुछ साइन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, या उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जिस जो कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं तो आप उसको याद कर सकते हो, AC याद रखने का तरीका इसका है, एक तो इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, ACHES, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओसीपी के जो है वो ओसीपी अगर कोई लेता है तो उसके क्या क्या चीजें कॉम्प्लिकेशन होता है, तो एक तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है, चेस्ट पेन के अलावा चलिए आप आंसर करते रहिएगा, ठीक है, साथ में आपको आंसर करते रहना है। हेडेक होता है, आई डिस्चार्ज और लेग पेन। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है। आई का डिस्चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप, विजन ब्लर हो जाता है, ठीक है, आई प्रॉब्लम, यानी कि विजन जो रहता है वो ब्लरी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है रिगार्डिंग ओसीपी के अंदर, लेकिन याद रखिएगा वाटरिंग आई जो होता है, आई के अंदर पानी आना आंखों में, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, टिपिकली इसके अंदर नहीं देखा जाता है। बाकी एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, डिज्निया, हिमोप्टेसिस और सीवियर लेग पेन एंड स्वेलिंग वगैरह यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। सीवियर लेग पेन और स्वेलिंग वगैरह होता है तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द कॉमन साइन विच इंडिकेट पेन इन इन्फेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा साइन होते हैं बच्चे के पेन इंडिकेट पेन के इन इन्फेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आंसर करिएगा। आज एक्सेप्ट के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, क्यों डाले गए हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, साटा क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल एमसीक्यू मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं आपको, क्रॉस मैच वाले आते हैं, एक्सेप्ट वाले ज्यादा आ जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी अपने पास होनी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, एंड क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए अगर इन्फेंट है उसको पेन होगा, ठीक है, पेन होगा इन्फेंट को, तो नॉर्मली बच्चे में पेन होता है तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है, ठीक है ना, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन ज्यादा होता है, क्योंकि पेन हो रहा है तो इरिटेशन होगा ही सही। तो हाई पिच्ड इंटेंस हार्श क्राई बच्चा कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो सकती है पेन के रिगार्डिंग, ठीक है, पेन ज्यादा होगा तो सेचुरेशन कम हो सकता है, ठीक है। बाकी इंक्रीज हार्ट रेट और यानी कि टेकिकार्डिया टेकिपनिया देखने को मिलता है, लेकिन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है रिलेटेड टू पेन, लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो एज अ नर्स आपका क्या काम हो सकता है, जो पेन मैनेजमेंट पेन मेजरमेंट के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उनसे आप रेगुलरली बच्चे को अगर पेन है तो उसका आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बच्चा जो होता है अगर नहीं भी इन्फेंट है, ठीक है, तो वो अपना इमोशनली और फिजिकली शो कर सकता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है, या तो रोएगा, या तो आपको पैरामीटर्स जो होंगे उसमें टेकिकार्डिया टेकिपनिया देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सारी सिचुएशन आपको मेजर करके रखना है बच्चे के अंदर। तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। ब्लड प्रेशर कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है रिगार्डिंग क्राई या पेन की वजह से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ऑरल पिल। आंसर करिएगा कंबाइंड ओसीपी जो होता है उसके अंदर कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा, ये पूछा गया है, आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन सप्रेस, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं, ठीक है, ओसी माला एंड मालाडी आपने सुना होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, ये एफएस है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एलएच जो कि ओवुलेशन करता है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, ठीक है, तो उसको इनहिबिट करता है, सही बात है। दूसरी है मेकिंग सर्वाइकल म्यूकस थिक विस्कड एंड स्कैंटी, बिल्कुल ये ओसीपी जो होते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो आगे बढ़ ही ना पाए, उसकी मोबिलिटी या वो वहीं पे डेड हो जाए, ठीक है, तो ये चीज भी होता है। मेकिंग एंडोमेट्रियम नॉन रिपीटेटिव फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि एंडोमेट्रियम जो होता है उसको वापस से इम्प्लांटेशन करने से रोकना इसका काम होता है। तो ये तीनों चीजें ओसीपी या कंबाइंड ओसीपी का काम होता है, लेकिन आयोनाइज्ड कॉपर प्रोवाइड लोकल इनफर्टिलिटी इफेक्ट, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हालांकि कॉपर टी वगैरह होता है तो उसके अंदर कॉपर होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉपर का आइटम यहाँ पर नहीं होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी रहेगा आपका। नेक्स्ट, एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप, एनसीएल के पैटर्न के पेस्ट पे बना हुआ है, एंड आपको इसके अंदर जैसा एनसीएल में आपका पेपर आने वाला है वैसा ही मिलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। तो अभी जाइए किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, और अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो यहाँ पे लिमिटेड रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे while doing mental status examination the nurse tell forward to the patient after 15 minute patient is asked to recall those 4 word which of the following memory is being assessed, यानी कि 4 वर्ड बोले नर्स ने, 15 मिनट के बाद वापस से पेशेंट को बोला कि भाई ये 4 वर्ड बोलो, कौन से टाइप का यहाँ पे मेमोरी चेक कर रही है वो, आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर जो लेडी जो नर्स है उसने 4 वर्ड बोले, कोई भी 4 वर्ड हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। 15 मिनट बाद वो पेशेंट को बोलती है कि भाई तू भी, मैंने अभी जो 4 वर्ड बोले वो आपको बोलने हैं सेम टू सेम, ठीक है। तो इसके अंदर वो रिसेंट मेमोरी चेक कर रही है, क्या कौन सी मेमोरी चेक कर रही है, रिसेंटली भाई मैंने जो बोला वो आपको याद रहा या नहीं रहा। ये क्यों करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट का कॉग्निटिव इंपेयरमेंट तो नहीं हुआ है, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस तो सही है, पेशेंट को किसी भी तरह का डिलीरियम डिमेंशिया तो नहीं है। ये चेक करने के लिए हम रिसेंट मेमोरी को जो है वो चेक किया जाता है। बाकी रिमोट मेमोरी में क्या होता है, तुरंत बोला सामने वाला बोलेगा, आप बोल रहे हो वो बोलेगा, रिपीट, ठीक है, वो होता है। इमीडिएट मेमोरी भी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में तो काफी पुरानी चीजें जब आप पूछते हो पेशेंट को, हिस्ट्री ले रहे हो या कोई भी चीज, उसके अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सुसाइडल प्रिवेंशन एजुकेशन टू बी एड्रेस्ड बाय द नर्स, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करिए और साथ में आंसर भी करना। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सुसाइडल
prevention education to be addressed by the nurse, encourage activity of daily living, motivating or physical activity, significance of emotional connective with family and friend, assessing the risk of attempting suicide. ठीक है, सिंपल सी चीज पूछी गई है कि सुसाइडल एजुकेशन जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होना चाहिए रिगार्डिंग सुसाइडल प्रिवेंशन एजुकेशन टू बी एड्रेस्ड बाय नर्स। तो देखिए यहाँ पे असेसिंग द रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड, यानी कि आपको असेस करना है कि पेशेंट जो है वो किसी भी तरह का सुसाइडल रिस्क तो नहीं है कि वो अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि मेजर डिप्रेशन में है, किसी से बात नहीं कर रहा है, ये बहुत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके सामने पेशेंट नॉर्मल रहेगा लेकिन अंदर उसके इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है तो वो रिस्क पे रहता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। ताकि इमोशनल कनेक्शन विद फैमिली फ्रेंड इससे आप कर सकते हो, बट ये जो चीजें हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप सुसाइडल रिस्क अटेम्प्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट है in a group therapy session a nurse explained to the group member that group member can realize that they are not alone in their experience. Which therapeutic factor is depicted here? therapeutic factor के बारे में पूछा गया है, ग्रुप थेरेपी चल रही है तो उसमें कौन सा फैक्टर जो रहता है यहाँ पे बेनिफिट होता है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो देखिए इसमें यूनिवर्सिटी बिहेवियर थेराप्यूटिक का जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप थेरेपी में आपने बहुत सारे लोगों को बैठाया है एक साथ में, ठीक है, एक और कोई पेशेंट आता है उसको वो वहां पे रहेगा तो उसको ये बताना है कि भाई इसको भी सेम प्रॉब्लम है जो तुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो अपने आप को अकेला ना समझे, अपने आप को आइसोलेटेड ना समझे, इस वजह से ये टेक्निक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यूनिवर्सलिटी रहेगा। नेक्स्ट है ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ मैनिक एपिसोड वुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम एक्सेप्ट। आंसर एक्सेप्ट का दोबारा से सवाल है, मैनिक एपिसोड का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंसिंग मैनिक एपिसोड कौन से डाटा रहेंगे, एक को छोड़ आंसर करिएगा। तो देखिए मेनिया वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है, लैक ऑफ स्लीप रहता है, इरिटेबल ज्यादा रहता है, ठीक है, ग्रैंडियोल डिल्यूजन रहता है कि भाई मैं ही हूं, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव कि आई एम अ हाई पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ स्पीच, लेकिन कैटाटोनिया वाली सिचुएशन जो है वो यहां पर नहीं होती है, इज नॉट रिलेटेड टू मेनिया, ठीक है, बाकी सारी चीजें जो होती है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहती है। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज नॉट कैटाटोनिया, एक साइकोमोटर सिम्टम होता है, ठीक है, कौन सा सिम्टम होता है, साइकोमोटर सिम्टम होता है जिसमें एब नॉर्मल मोटर जो कंपोनेंट होता है वो एब नॉर्मल होता है, एक साइकोमोटर सिम्टम होता है कैटाटोनिया, ठीक है। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बोथ आर अवेलेबल ऑन किरोशा एकेडमी ऐप, जाइए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने वीक एरिया पे काम कर पाओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सिर्फ पढ़ना है, डेट कभी भी एग्जाम की आ सकती है, एंड जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।